कैसे हो आप लोग। आज के इस इंपॉर्टेंट ई क्लास में हम भारत के संविधान अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका प्रारंभिक टॉपिक है संवैधानिक विकास की प्रक्रिया। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस बात को हमको पहले समझना है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया। 1600 ईस्वी में कौन भारत आया? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्या है? ये ब्रिटेन की एक व्यापारिक कंपनी थी, जिन्हें वहां की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने अधिकार पत्र दिए थे कि वो भारतीय भूभाग या भारतीय उपमहाद्वीप में क्या कर सकते हैं, निश्चित समय के लिए व्यापार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया व्यापार करने के लिए। व्यापार करने के लिए आया था, ये बहुत अच्छी बात है। हर देश के मर्चेंट दूसरे देश व्यापार करने के लिए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी नीयत में खोट हो गई और उस समय भारत की जो राजनीतिक परिस्थिति थी वो डांवाडोल था। यहाँ की नरेश राजा महाराजा आपस में लड़ रहे थे। उस अवसर का लाभ उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने फूट डालो और राज करो नीति के तहत देश के भौगोलिक क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना प्रारंभ कर दिया। 17वीं शताब्दी में एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र उनके हाथों में आ गई भारत का। तो इस प्रकार से अपनी राजनीतिक सत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जमा लिया। अब कहने की बात यह है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज व्यापारी बनकर इस देश पर आए थे, अब वो शासक बन गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अब भारत जो है धीरे धीरे ब्रिटेन का उपनिवेश में कन्वर्ट हो रहा था। अब इस बात का पूरा ध्यान ब्रिटिश संसद के ऊपर था। संसद को भी पता चल गया, ब्रिटेन की महारानी को भी पता चल गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक संस्था बस मात्र बनकर नहीं रहा है। उन्होंने राजनीतिक सत्ता देश में संभाल ली। भारत में उन्होंने भौगोलिक क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटेन की संसद ने, ब्रिटेन की संसद ने नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी का। कैसे नियंत्रण? तो अधिनियमों के माध्यम से। और यही अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो प्रारंभ हुई ब्रिटिश संसद का, भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ हुई। ये आधार बनना चालू हुआ। तो दो प्रकार के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया हम देखेंगे। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास। ये क्या चीज है? शुरू में देश की सत्ता जो है, प्रारंभिक सत्ता जो है अंग्रेजी राज का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थी। ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट नियंत्रण स्थापित नहीं किया था। इसलिए जो भी उस समय एक्ट पारित हुआ वो कहलाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास। और ये कब तक चला? जब तक 1857 की क्रांति नहीं हुई। तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने सीधा सीधा सत्ता अपने हाथ में ले लिया और कंपनी को साइड लगा दिया। तब संवैधानिक प्रक्रिया को कहते हैं ब्रिटिश ताज के अधीन पारित अधिनियम। तो दो प्रकार से संवैधानिक विकास की प्रक्रिया हुआ। पहला है शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास, दूसरा है ब्रिटिश ताज के अधीन पारित अधिनियम। तो देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कौन कौन से संवैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो उसके अंतर्गत है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का, दूसरा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833 और चार्टर अधिनियम 1853। ये महत्वपूर्ण अधिनियम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रारंभ हुई। इन एक्टों को किसके अधीन पारित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को पूर्णतः समाप्त करके ब्रिटिश सरकार ने अपने ब्रिटिश ताज के अधीन ला लिया। भारत को पूर्ण उपनिवेश बना लिया ब्रिटिश ताज ने। अब जो अधिनियम पारित होगा वो ब्रिटिश ताज के अधीन पारित होगा। तो उसके अधीन भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892।
भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार 1909, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 जिसको माउंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। ब्रिटिश सरकार की अंतिम अधिनियम जो संवैधानिक विकास के लिए था वो भारत शासन अधिनियम 1935 थी। तो इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर अधिनियम पारित किया और यही अधिनियम जो है भारत के संविधान बनने की रूपरेखा को आगे तैयार किया। तो हम शुरू से अब एक एक अधिनियम को पढ़ते हैं। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास में हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश ताज ने जो पहला एक्ट पारित किया वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 थी। अब आगे हम देखेंगे इस एक्ट में क्या क्या प्रमुख बातें थी। तो पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासन है उनको चलाने के लिए यह पहला लिखित संविधान थी, पहला लिखित संविधान थी। रेगुलेटिंग एक्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को चलाने के लिए पहला लिखित संविधान थी। दूसरी प्रमुख बात क्या थी इसमें, इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हो गई। समझ में आ गया। पहला लिखित संविधान थी कंपनी की प्रशासन को चलाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरी इसकी प्रमुख बात क्या थी, इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रशासन है उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित हो गया, प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हो गई। और ये जो प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, किसके माध्यम से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हो गया, क्योंकि यह गवर्निंग बॉडी थी, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की यह गवर्निंग बॉडी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तीसरी बात हम देखते हैं, उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। तीनों के अपने अपने गवर्नर होते थे और गवर्नर स्वतंत्र थे। तो इस एक्ट के माध्यम से तीनों प्रेसिडेंसियों को आपस में एक साथ प्रशासनिक नियंत्रण के दायरे पर ले आया और बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया। अब बंगाल के जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल हो गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के जो गवर्नर है वो क्या हो गया, गवर्नर जनरल हो गया और दोनों प्रेसिडेंसी इसके अंतर्गत आ गए। अब तीनों प्रेसिडेंसी के लिए एक गवर्नर जनरल हो गया जिसको हम बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश प्रांत में जो पहला गवर्नर जनरल बना बंगाल का वो वारेन हेस्टिंग था। कौन था, वारेन हेस्टिंग। इसी एक्ट के माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल बना। यह थी। चौथी इसमें प्रमुख बात थी, कलकत्ता में, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। और इसकी जो मुख्य न्यायाधीश थी वो एलिजाह इम्पे थी। इनका चीफ जस्टिस कौन था, चीफ जस्टिस कौन था, एलिजाह इम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश थी, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ये चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश थे इम्पे, एलिजाह इम्पे, इनके मुख्य न्यायाधीश थे। जो कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1774 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया कलकत्ता में, जिसकी मुख्य न्यायाधीश थी इम्पे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश थी। एक्ट की हम 5वें बिंदु को देखते हैं। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के
कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकते, निजी व्यापार पर उनका प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा चीज है भारतीय लोगों से उपहार नहीं ले सकते और रिश्वत लेना भी इनका प्रतिबंधित कर दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी का निजी व्यापार पर प्रतिबंध, उपहार लेने पर प्रतिबंध और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में अगर राजस्व मामला है, व्यापारिक मामला है या सैन्य मामला है, इन पर कोई निर्णय लेते समय ब्रिटिश संसद से अनुमति या परामर्श लेना अनिवार्य बना दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व मामले में, व्यापारिक मामले में और सैन्य मामले में कोई भी निर्णय अगर लेता है तो इसके लिए ब्रिटिश संसद से परमिशन को अनिवार्य या परामर्श अनिवार्य कर दिया गया। तो यह हुआ रेगुलेटिंग एक्ट। एक बार फिर से देख देते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो है कंपनी का पहला लिखित संविधान है और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पहला प्रशासनिक नियंत्रण है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर को इनके अधीन कर दिया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया जिसका मुख्य न्यायाधीश था इम्पे। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी पर निजी व्यापार, उपहार लेना तथा रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया तथा साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में राजस्व, व्यापारिक और सैन्य जैसे निर्णय पर ब्रिटिश संसद से परामर्श लेना अनिवार्य बना दिया गया। तो यह है रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम एक्ट की कमियों को दूर करते हुए ब्रिटिश संसद ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पारित किया। अब हम देखेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या क्या प्रावधान है। तो इसके अंतर्गत प्रमुख बिंदु है, अब कलकत्ता सरकार, कलकत्ता जो मुख्य सरकार है वो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के लिए, बंबई प्रेसिडेंसी के लिए विधि बना सकता है, विधि बना सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कलकत्ता सरकार को बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान की गई। दूसरी प्रमुख बातें हैं सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के कार्यों में सीमांकन हुई, के कार्यों में सीमांकन कर दिया गया। दोनों के कार्य को पृथक कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का यह कार्य है और गवर्नर जनरल का यह कार्य है। दोनों के कार्यों को अलग अलग पृथककरण कर दिया गया, सीमांकन कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से। तीसरी चीज है सुप्रीम कोर्ट अब कंपनी के जो प्रशासनिक अधिकारी है या उसके जो प्रशासन क्षेत्र पर अपना अधिकार नहीं स्थापित कर सकता, उनके कार्यों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो कंपनी के कर्मचारियों के कार्यों पर सुप्रीम कोर्ट अब हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चौथा चीज है सुप्रीम कोर्ट जब कोई भी कानून बनाएगा ब्रिटिश प्रांत के लिए तो भारत की सामाजिक और रीति रिवाज को ध्यान में रख करके बनाएंगे। यह प्रावधान एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा किया गया। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। कलकत्ता सरकार को मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। दूसरा चीज है सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के कार्यों में सीमांकन हुई, दोनों के कार्य को पृथक कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट जो है कंपनी के कर्मचारी के जो प्रशासनिक कार्य है उसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे, हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। और चौथा बिंदु यह है कि सुप्रीम कोर्ट भारत में कोई कानून बना रहा है तो सामाजिक और रीति रिवाज का ध्यान रखेंगे, रीति रिवाज का क्या करेंगे, ध्यान में रखकर कानून बनाएगी। तो यह है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अगला जो महत्वपूर्ण एक्ट पारित किया वो पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया। इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि तत्कालीन ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम है विलियम पिट और उसी के नाम पर इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। अब हम देखेंगे इस एक्ट की जो प्रमुख बातें
क्या है? इस एक्ट में कंपनी की दोहरा शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। दोहरा शासन व्यवस्था की स्थापना। अब ये दोहरा शासन व्यवस्था क्या है? कंपनी की जो व्यापारिक मामला है, व्यापारिक मामला है, उसको अलग कर दिया गया, राजनीतिक मामला को अलग कर दिया गया, राजनीतिक मामला का अलग। तो दोनों व्यापारिक मामला और राजनीतिक मामला के लिए अलग अलग प्रशासनिक इकाई बना दिया गया और एक नए संस्था का गठन किया गया राजनीतिक मामला पर प्रबंधन करने के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एक नई बॉडी बनाई गई, जिनका कार्य है कंपनी की जो राजनीतिक मामला है उसके ऊपर प्रबंधन या नियंत्रण स्थापित करना। प्रबंधन और नियंत्रण स्थापित करना, राजनीतिक मामला किसके अधीन आ गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अधीन हो गई। और व्यापारिक मामलों का देखरेख किसके अधीन थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो इस प्रकार से कंपनी की शासन में अब दोहरा शासन व्यवस्था स्थापित हो गया। व्यापारिक मामला का देखभाल, मॉनिटरिंग का काम कौन करेंगे? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेंगे। और राजनीतिक मामला के ऊपर जो हस्तक्षेप या जो प्रबंधन या नियंत्रण का काम कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की शक्तियों को बढ़ा दिया गया, बहुत सारे मामलों पर इसका हस्तक्षेप बढ़ गई। तो ये रहा पिट्स इंडिया एक्ट। और आज का जो टॉपिक है हम यहीं से समाप्त करते हैं। अगला एक्ट हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। जय हिंद।